गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। बच्चों, ये जो क्लास है हमारी, ये मॉडर्न इंडिया की मैं समझता हूं लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर हमारा मॉडर्न इंडिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये भरपूर प्रयास किया है कि मॉडर्न इंडिया का कोई भी टॉपिक इस लेक्चर सीरीज़ से ना छूटे, लेकिन हाँ, फिर भी इस दुनिया में 100% तो कोई भी नहीं होता है। तो अगर आपको लगे कि सर ये चीज़ रह गई है जो आपने नहीं बताई है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है या लास्ट वीडियो है मॉडर्न इंडिया का। इसके बाद फिर हम अपना अलग सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ, और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है पहला माउंटबेटन योजना और दूसरा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन दो टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं बच्चों माउंटबेटन योजना के बारे में। इससे पहले जो है हमने संविधान सभा का चुनाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इन चीज़ों को पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। संविधान सभा का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जो भारतीय संविधान का इतिहास है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं माउंटबेटन योजना। तो आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों माउंटबेटन योजना की। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारत में संविधान सभा का चुनाव करवाया जाता है। अच्छा, इस पूरी परिस्थिति में ब्रिटेन में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। जैसे 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, और ब्रिटेन के आम चुनावों में जो प्रधानमंत्री उभर के आते हैं वो हैं क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी से हैं, और उनका रवैया भारत को लेकर काफ़ी नरम है। वो नहीं चाहते हैं भारत को गुलाम बना के रखा जाए, वो चाहते हैं भारत को आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जैसे देश को चला पाना एक बोझ के समान था। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने ये फैसला लिया कि हम भारत को अब स्वतंत्र कर रहे हैं। तो क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की। क्लीमेंट एटली ने, बच्चों मैं लिख देता हूँ, क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की। उन्होंने बाकायदा ये घोषणा की कि हम भारत को 20 जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की, ऑफिशियली बोला कि हम भारत को 20 जून 1948 तक हर हालत में आज़ाद कर देंगे। यानी ब्रिटेन सरकार 20 जून 1948 तक भारत से पूरी तरीके से चली जाएगी, अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट लेगी। और जब क्लीमेंट एटली ने इस बात की घोषणा कर दी, तो इस काम को अंजाम देने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वो व्यक्ति थे लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन को 22 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। तो बच्चों 22 मार्च 1947 को 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के वायसराय, या हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल बन के भारत आए। ठीक है। भारत को आज़ाद करना था 20 जून 1948 तक, तो इस काम को अंजाम देने के लिए चुना गया लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन जो है विद्यार्थियों, ये शाही परिवार से संबंधित हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर बनने से पहले जो एशिया पैसिफिक, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय में जो ब्रिटेन की एशिया पैसिफिक कमांड थी उसके चीफ कमांडर थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एशिया पैसिफिक जो फ्लीट कमांड थी, जो नौसैनिक दस्ता था, उसके सर्वोच्च कमांडर थे लॉर्ड माउंटबेटन। और 1945 में जब युद्ध खत्म हो गया तो ये आते हैं सीधे इंग्लैंड, और इनका सामान उतर भी नहीं पाया था। उससे पहले ही क्लीमेंट एटली इनसे कहते हैं कि सामान बांधो, मतलब सामान उतारो मत, सामान बना ही रहने दो, तुम्हें अभी एक मिशन पर और जाना है। और वो मिशन कौन सा है कि भारत को आज़ाद करके आओ। तो पूरा सामान उतर भी नहीं पाया लॉर्ड माउंटबेटन का, और लॉर्ड माउंटबेटन को वहीं से उल्टे पैर वापस लौटा दिया गया कि जाओ, कहाँ जाओ, भारत जाओ, और भारत को जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको सुनो और भारत को आज़ाद करो। इसलिए 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन जो है भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आ जाते हैं, भारत के गवर्नर बन गए। और ये भारत के 34वें गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद कोई भी अंग्रेज फिर भारत का गवर्नर जनरल नहीं बना। बहुत ही छोटा सा सवाल है, सब लोग इसको जानते हैं कि भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो हर बच्चा इसका जवाब जानता है जो भी तैयारी कर रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के 34वें गवर्नर थे और इस तरीके से ये भारत में आते हैं। 22 मार्च को भारत में आते हैं और 24 मार्च से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। 24 मार्च से बातचीत शुरू होती है भारत के बड़े नेताओं से। बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन भारत में केवल एक ही व्यक्ति को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, इसके अलावा वो और भारत में किसी को नहीं जानते थे, और वो व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो है पंडित जी को पहले से जानते थे, यानी एक ही ऐसे व्यक्ति थे भारत में जिनसे वो पहले से परिचित थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू से इनकी थोड़ी सी मित्रता थी। और लॉर्ड माउंटबेटन की जो पत्नी है, जिन्हें लेडी माउंटबेटन के नाम से कहा जाता है, वो भी काफ़ी परिचित थी जवाहरलाल नेहरू से। मतलब इन लोगों का एक फ्रेंड सर्किल हम कह सकते हैं, एक मित्रवत व्यवहार था। तो 24 मार्च से बातचीत शुरू होती है भारत के सभी नेताओं से मिलना शुरू होता है। 24 मार्च से नेहरू से मुलाकात होती है, जवाहरलाल नेहरू को तो पहले से जानते थे, जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात होती है, सरदार पटेल से मुलाकात होती है। 31 मार्च को गांधी जी से मुलाकात होती है, मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात होती है। इसके अलावा सिख नेताओं में मास्टर तारा सिंह से बात होती है, बलदेव सिंह से बात होती है, लियाकत अली से बात होती है, मुस्लिम लीग के लियाकत अली से बात होती है। यानी सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की लॉर्ड माउंटबेटन ने। और इस मुलाकात को करने के पीछे उद्देश्य केवल ये था कि भारत का मूड पता चल सके, क्योंकि ये जितने भी लोग थे अपने अपने क्षेत्र के बड़े नेता थे। इनमें कुछ राष्ट्रीय नेता भी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, ये तो राष्ट्रीय नेता हैं। तो इन नेताओं से बात करने के पीछे उद्देश्य ये था कि देश का मूड क्या है ये पता चल सके। और इन सभी नेताओं से बात करने के दौरान, मुख्य रूप से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली से बात करने के दौरान, माउंटबेटन को ये एहसास हो गया कि यहाँ जो समस्या चल रही है, यहाँ जो भी प्रॉब्लम चल रही है कि हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए या हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान का बंटवारा करो, इस समस्या का या जो भी यहाँ प्रॉब्लम चल रही हैं, इससे पहले माउंटबेटन के आने से पहले हमने देखा भयानक दंगे हो चुके हैं। हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, 1,80,000 लोग मारे गए उन दंगों में। तो इतनी बड़ी जब समस्या चल रही है, तो इस समस्या का, इस जो प्रॉब्लम है इंडिया में, इसका एक ही सॉल्यूशन नजर आया माउंटबेटन को, और वो सॉल्यूशन था भारत का विभाजन। इन सभी नेताओं से बात करने के दौरान ये महसूस हो गया माउंटबेटन को कि भारत का विभाजन ही भारत की समस्याओं का अंतिम हल है। अगर ये विभाजन नहीं किया जाएगा तो भारत स्थिर नहीं हो सकेगा, ऐसा महसूस हुआ लॉर्ड माउंटबेटन को। हालांकि हम अन्य नेताओं की अगर बात करें तो सभी नेताओं का मत भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं था। मुख्य रूप से हम देखें तो गांधी जी तो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। अब सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कि तरीके के जो लोग जो है फोटो शेयर करते रहते हैं कि गांधी ने विभाजन करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। तो ये तो केवल मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि इस बात का इतिहास से या सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि गांधी जी का बंटवारे में कोई योगदान नहीं था। गांधी जी वो व्यक्ति थे जो चाहते थे भारत अखंड रहे, भारत का कभी विभाजन ना हो। लेकिन अब सोशल मीडिया पे किसी को कुछ भी डालने की आज़ादी है, तो लोग कुछ भी डालते रहते हैं और लोग इसको मानते भी हैं, भरोसा भी करते हैं कि हाँ गांधी जी की वजह से बंटवारा हो गया। तो ये उनकी मूर्खता का प्रतीक है। इससे सिद्ध हो जाता है कि उन्हें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। चलिए टॉपिक पे वापस लौटते हैं। तो पॉइंट हमारा ये था कि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। उन्होंने तो
जब उन्होंने मुलाकात की माउंट बेटन से और माउंट बेटन ने उनसे कहा कि अब भारत के विभाजन का समय आ गया है, तो उन्होंने एक आइडिया दिया माउंट बेटन को। उन्होंने कहा भारत का विभाजन करने की क्या जरूरत है। जिन्ना अगर ये कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए हमें अलग राष्ट्र चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, जिन्ना को पूरा का पूरा भारत ही दे देते हैं। गांधी जी ने यह कहा कि हम भारत का विभाजन नहीं करते हैं, बल्कि जिन्ना की डिमांड क्या है? जिन्ना की डिमांड यह है कि भाई मुझे सर्वोच्च पद पे रहना है, भाई इसीलिए तो अलग राष्ट्र चाह रहे हैं। उनका मुसलमानों के हिस्से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो मुस्लिम लीग से ज़्यादा मुसलमान कांग्रेस में शामिल हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं। तो गांधी जी इस बात को समझते थे कि जिन्ना की आइडियोलॉजी क्या है और जिन्ना क्यों आखिरकार ये विभाजन चाहते हैं। तो गांधी ने ऑफर दिया माउंट बेटन को कि ऐसा करो, आप अंतरिम सरकार का गठन करो और अंतरिम सरकार का मुखिया जो है जिन्ना को बना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस प्रस्ताव को माउंट बेटन ने स्वीकार नहीं किया। तब गांधी जी ने कहा था कि मेरे जीते जी ये बंटवारा नहीं होगा, मेरे जीते ये बंटवारा संभव नहीं है, और बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर होगा। तो गांधी जी उन व्यक्तियों में से हैं जो कभी बंटवारा नहीं चाहते थे। अगर आज से पहले आप भी ऐसा सोच रहे थे कि बंटवारा गांधी जी की बदौलत हुआ है, तो बच्चों ये पॉइंट सर्वथा गलत है, इसको अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। गांधी जी बेहद राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, और वो कभी भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे। और इसीलिए भारत की आज़ादी के समय वो दिल्ली में मौजूद भी नहीं थे, वो हम आगे देखेंगे। अब स्थिति यहाँ पर यह है कि चारों ओर जो है विभाजन की बातें चल रही हैं। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है वो बंटवारा नहीं चाहते हैं। अच्छा, गांधी जी हो गए, इसके अलावा एक बड़े नेता और भी थे जो बंटवारे के सख्त विरोधी थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं ये भी बंटवारे के बिल्कुल धुर विरोधी थे। उनका कहना था कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। कांग्रेसियों ने जो इतने आंदोलन चलाए हैं वो भारत की खंडित आज़ादी के लिए नहीं चलाए हैं। भारत को खंडित आज़ादी नहीं चाहिए, भारत को पूरी आज़ादी चाहिए। तो ये बात समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि हर नेता जो है विभाजन के पक्ष में हो गया था। गांधी जी और मौलाना आज़ाद जैसी जो नेता हैं ये तो बिल्कुल भी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं चल रही थी। बात की जाए माउंट बेटन की, तो बच्चों माउंट बेटन को ये पूरा का पूरा एहसास हो चुका था इन विभिन्न नेताओं से बात करने के दौरान, गांधी से बात करने के दौरान, मौलाना आज़ाद से बात करने के दौरान, स्पेशली जिन्ना से बात करने के दौरान, कि भारत की विभाजन होना ही है, ये अवश्य संभावी है और ऐसी कोई विधि नहीं है जो भारत के विभाजन को रोक सके। तो विभाजन तो होना ही है। और जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न लोगों से बात करने के दौरान माउंट बेटन को बहुत सारे अनुभव हुए। तो माउंट बेटन ने यह तय किया कि पहले भारत के नेताओं को विभाजन के पक्ष में किया जाए। इसलिए माउंट बेटन ने सरदार पटेल को सबसे पहले विभाजन के पक्ष में किया। सबसे पहले सरदार पटेल को विभाजन के पक्ष में किया। सबसे पहले माउंट बेटन ने भारत के विभाजन में सबसे पहले सरदार पटेल को अपने पक्ष में किया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को विभाजन के पक्ष में किया और इस तरीके से बड़े नेताओं को उन्होंने विभाजन के पक्ष में किया। और इन नेताओं ने मिलकर के गांधी जी को भी ये समझाने का प्रयास किया कि विभाजन बेहद ही आवश्यक है। अंत में मौलाना आज़ाद, जैसे हमने बात की थी, तो मौलाना आज़ाद स्टार्टिंग में विभाजन के विरोधी थे, लेकिन फिर इन लोगों के समझाने के पश्चात मौलाना आज़ाद भी विभाजन के पक्ष में हो गए। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। और फिर भारतीय नेताओं से बात करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ की सरकार से वो विभाजन की योजना को डिस्कस करते हैं जो उन्होंने बना रखी थी। और सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद भारत के विभाजन की योजना रखी जाती है और इस योजना को हम कहते हैं माउंट बेटन योजना। और ये योजना रखी गई बच्चों 3 जून 1947 को। ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो माउंट बेटन जाते हैं ब्रिटेन में और ब्रिटेन में जाकर के वो ब्रिटिश सरकार को समझाते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या प्लान किया है, भारत के विभाजन का उन्होंने क्या प्लान रखा है। और सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो है एक योजना प्रस्तुत करते हैं बच्चों, और वही योजना आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उस योजना का नाम है बच्चों माउंट बेटन योजना।
और माउंटबेटन योजना आई है 3 जून 1947 को। ध्यान रखना ये योजना कब आई है, ये योजना आई है 3 जून 1947 को। तो इस तरीके से हमने जाना कि माउंटबेटन योजना किस तरीके से बनती है, क्या क्या इसकी पृष्ठभूमि रही। और अब हम देखते हैं माउंटबेटन योजना में क्या क्या रखा गया था। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो यहाँ रखी गई माउंटबेटन योजना में वो ये कि हिंदुस्तान के 2 हिस्से कर दिए जाएं। पहली चीज यहां पर यह हुई कि हिंदुस्तान के 2 हिस्से करो। माउंटबेटन योजना में जो पहली घोषणा थी वो ये कि भारत के 2 हिस्से हों। पहला हिस्सा हो भारत और दूसरा हो पाकिस्तान। माउंटबेटन योजना ने पाकिस्तान के बनने पर मोहर लगा दी। माउंटबेटन योजना में कहा गया भारत के 2 हिस्से हों, भारत और पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट माउंटबेटन योजना में ये रखा गया कि वो हिस्से जो भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी वो हिस्से जो भारत के संविधान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन स्थानों पर भारत का संविधान लागू ना किया जाए। बात समझ पा रहे हैं भाई? हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत का संविधान बना। अब माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ये कह दिया गया कि वे हिस्से जो संविधान को स्वीकार ना करें, वहां भारतीय संविधान लागू ना हो। अब ये कितनी अजीब बात है, यानी अगर कोई भारत का राज्य विरोध करता है भारतीय संविधान का, तो उस इलाके में आप भारत का संविधान लागू ही नहीं करेंगे। इसके दुष्परिणाम ये हो सकते थे कि ऐसे इलाके जो सीमावर्ती हैं, अगर वो ये कहने पे आ जाएं कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, तो वहाँ पर भारत का संविधान लागू ही नहीं होगा। और भारत का संविधान जब लागू नहीं होगा तो स्थिति कैसी हो जाएगी ये आप समझ सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना का ये हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ ये कह दिया गया था कि वे हिस्से जो संविधान को स्वीकार ना करें, उनमें भारत का संविधान लागू ना किया जाए। कितना मूर्खतापूर्ण ये योजना में शामिल हिस्सा है, आप देख सकते हो। तीसरा, ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जनमत संग्रह कराया जाए। यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर जनमत संग्रह होना चाहिए। यानी जनमत संग्रह का अभिप्राय यह है कि यहां के लोगों से यह प्रश्न किया जाए कि यहां के लोगों को किस में शामिल होना है, भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है। तो यहाँ के लोगों से ये सवाल किया जाए कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों के लोगों से ये सवाल किया जाए कि वह कहाँ शामिल होंगे, भारत में अथवा पाकिस्तान में, इसलिए यहाँ पर हो जनमत संग्रह। ऐसी योजना में बात कही माउंटबेटन ने। अगली जो योजना रखी थी इसके अंतर्गत वो ये कि असम का सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह कराया जाए। असम का सिलहट जिले में जनमत संग्रह, तो यहाँ पर भी यही स्थिति थी। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, असम का सिलहट जिला। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत इन जिलों में भी जनमत संग्रह की बात यहाँ पर की गई। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो पहली चीज़ थी वो ये कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा संविधान जो है उन हिस्सों में ही लागू होगा जो इसको स्वीकार करेंगे। अगर कोई हिस्सा ऐसे नहीं मानता है तो वहाँ पर इसको लागू नहीं किया जाएगा। तीसरा, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में जनमत संग्रह द्वारा पता लगाएंगे कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। असम के सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह कराया जाएगा। और जो देसी रियासतें हैं, बात समझ रहे हैं ना, जो देसी रियासतें हैं उनके साथ जो संबंध ब्रिटेन के पहले थे वो भारत के साथ बने रहेंगे।
यानी जो देशी रियासतें हैं उनको स्वतंत्र दर्जा दे दिया गया कि वो कहाँ जाएंगी। भारत में आना चाहें भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में रहना चाहें पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और अगर स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह जाएं। ये घोषणा की गई बच्चों माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो ये था हमारा माउंटबेटन योजना। अब यहाँ पर देखें आप लोग, ये जैसे ही योजना पास हुई ये जैसे ही योजना पास हुई उसके बाद इस योजना की जो रणनीति थी उसको लेकर ब्रिटेन सरकार एक अधिनियम बनाती है जिसे कहा जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसे मैं साफ कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है कि इस माउंटबेटन योजना का एक बुरा पहलू ये था कि माउंटबेटन योजना को कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन एक इस इलाका ऐसा था जिससे माउंटबेटन योजना पर काफ़ी शक था, और वो जो इलाका है वो था खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। उनकी जो मांग थी वो भारत में शामिल होने की थी। वो भारत में शामिल होना चाहते थे क्योंकि राष्ट्रवादी थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था भी चलाई थी। लेकिन माउंटबेटन योजना में जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था, इसमें जन्म संग्रह की बात कर दी गई। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, उन्हें इस बात का डर था कि इस इलाके में जब जन्म संग्रह होगा तो यहाँ भारत के पक्ष में वोट कम पड़ेंगे। उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा था और ऐसा हुआ भी। इसलिए जब जन्म संग्रह की बात आई तो माउंटबेटन से खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये अपील की कि हमें यहाँ पर जन्म संग्रह नहीं कराना है, यहाँ पर हमें एक अलग स्टेट दिया जाए जिसका नाम हो पख्तूनिस्तान। पख्तून यहाँ की भाषा है, तो उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि यहाँ हमें पख्तूनिस्तान नाम का एक अलग प्रदेश चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये मांग की क्योंकि उन्हें पता था कि ये वो हिस्सा है जो भारत में शामिल हो ही नहीं सकता। अब अगर हम देखें भी तो पाकिस्तान के, अगर भारत का नक्शा अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा बनता है ना। तो इधर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के भी बिल्कुल कोने पर यहाँ पर है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पर है। अगर यहाँ पर जन्म संग्रह कराया भी जाता है और मान लो यहाँ के लोग ये कह भी दें, भाई खान अब्दुल गफ्फार खान का यहाँ पर प्रभाव है, मान लो ये वो कह भी दें कि हमें भारत के साथ रहना है, तो आखिरकार ये हिस्सा भारत के साथ शामिल कैसे होगा? ये भी एक बड़ी समस्या थी। भाई कैसे शामिल करोगे आप इस हिस्से को जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल कोने पर अफगानिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, उसको मेन लैंड इंडिया के साथ कैसे शामिल किया जाएगा? तो उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि ये अब संभव नहीं है कि हम भारत में शामिल हो पाएं, और पाकिस्तान के साथ वो जाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अब हमें अलग राष्ट्र चाहिए, ना हम भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये मांग शुरू की कि अब हमें चाहिए अलग राष्ट्र। तो माउंटबेटन योजना का ये एक दुर्भाग्यजनक पहलू था जिससे काफ़ी निराशा हुई खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इन सब चीज़ों के बीच ये सब आपका पास होता है, और अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे जो कि है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए, ये था हमारा माउंटबेटन योजना, और अब हम पढ़ने वाले हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हेडिंग डाल लीजिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जुलाई 1947। तो आगे हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बच्चों, माउंटबेटन ने अपनी योजना बनाई, उसको भारत में लागू किया, और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ब्रिटिश सरकार ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया। ध्यान रखेंगे, ये जो अधिनियम है इसका आधार क्या है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को आधार बनाकर ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया।
4 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटेन की संसद में रखा गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने इसको पास कर दिया और 18 जुलाई 1947 को ही पारित हुआ भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ध्यान रखेंगे ये कब पास हुआ है, 18 जुलाई 1947 को। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में कहा गया कि 14 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का उदय होगा तथा 15 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र भारत का उदय होगा और भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत के विभाजन को स्वीकृति दे दी गई और इसी अधिनियम के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत बना। पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने जिन्ना। जिन्ना जो थे ये बने पाकिस्तान के पहले गवर्नर और पाकिस्तान के पहले पीएम बने लियाकत अली। ध्यान रखना, लियाकत अली बने कौन, पाकिस्तान के पहले पीएम। बात करें भारत की तो भारत के बारे में तो खैर सबको पता ही है। भारत के पहले गवर्नर बने कौन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। अगर हम देखें पेपर में पूछा गया प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बताइए, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विद्यार्थियों सी राजगोपालाचारी। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। जबकि पहले पीएम कौन थे तो सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके अलावा पूछ ले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो माउंट बेटन। तो जैसे सवाल पूछे वैसे ध्यान रखिएगा। अगर केवल इतना पूछता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बताइए, अंग्रेज माउंट बेटन, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर तो सी राजगोपालाचारी। जैसे सवाल पूछे वैसे जवाब दीजिएगा। एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। और इसी समय में विद्यार्थियों हमारे प्रधानमंत्री, भारत के पहले माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया जो था नियति के साथ मिलन। मैं उस भाषण को आपको सुनवाना चाहता हूं, तो चलिए आप उस भाषण को सुनिए और देखिए नेहरू जी ने उस भाषण में क्या कहा था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. तो बच्चों ये था जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 की रात ठीक 12 बजे दिया था। इसको हमने सुना और इसमें इस जो भाषण का शीर्षक था वो था नियति के साथ मिलन। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था उसका शीर्षक क्या था। तो
तो उसका शीर्षक है बच्चों नियति के साथ मिलन। और इसमें उन्होंने कहा था कि जब रात्रि के 12 बजे का घंटा बजेगा, दुनिया सो रही होगी, तो भारत जाग उठेगा और एक नए युग में प्रवेश करेगा। जो अभी हमने भाषण सुना उसकी एक थोड़ी समरी है। तो इस तरीके से भारत ने स्वतंत्रता हासिल की। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भारत की स्वतंत्रता थी विद्यार्थियों, ये खंडित स्वतंत्रता थी, क्योंकि भारत में जिस भारत की आज़ादी को लेकर इतना बड़ा संघर्ष चला, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का जो तकरीबन 90-100 साल का जो लंबा अंतराल था, इतना बड़ा, इतने बड़े समय तक जो हमने क्रांति की, इतने सारे लोगों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया देश के ऊपर, इतने सारे लोगों ने लाठियाँ खाई, इतने सारे लोग जो है जेल में गए, फांसी पर चढ़ गए। तो उन लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इस खंडित भारत के लिए इतनी गोलियां या इतनी समस्याएं नहीं झेली थी। लेकिन अंत में होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है, और शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था कि हमसे एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। और भारत जब आज़ाद होता है तो उस समय में स्थिति कुछ इस तरीके की होती है। मैं ज़रा आपको एक मैप के माध्यम से बताता हूँ। अगर जिस समय भारत आज़ाद होता है तो उस समय भारत तो बनता ही है, इसके अलावा 2 पाकिस्तान बनते हैं अगर देखा जाए, ठीक। तो ये अगर देखा जाए तो ये है मेनलैंड इंडिया, एक पाकिस्तान यहाँ पर बना बच्चों, जो आज भी है, जिसे हम जानते हैं। इसके अलावा एक पाकिस्तान यहाँ पर भी था। ये था बच्चों पाकिस्तान, और ये था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। तो ये 2 हिस्से में पाकिस्तान बना था। जिस समय पाकिस्तान बना था उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। एक पाकिस्तान यहाँ बना जो आज भी है, और दूसरा पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बना। और ये पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि ये जो इलाका था ये पहले बंगाल में शामिल था। ये पूरा का पूरा इलाका किसमें शामिल था बच्चों? ये बंगाल में शामिल था। और यहाँ के लोगों ने, क्योंकि मुसलमान थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था। इस वजह से ये सभी पाकिस्तान में चला गया और ये बना पूर्वी पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान। बाद में अब आप देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है कि ये यहाँ जो मुख्य पाकिस्तान है वो इस पर कैसे प्रशासन कर पाएगा। तो यहाँ प्रशासनिक दिक्कतें आने लगी। दूसरी समस्या ये भी हो गई बच्चों की जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, इनकी संस्कृति और भाषा पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थी। अगर देखा जाए तो इसलिए अलग थी क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग थे ये मुख्य रूप से पंजाबी थे, ये पंजाबी भाषा बोलते थे, ये पठानी थे, ये पख्तूनी थे, ये बलूचिस्तानी थे, ये कश्मीरी थे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये जो पूर्वी पाकिस्तानी वाले लोग थे तो इनकी संस्कृति बिल्कुल अलग थी। ये मुख्य रूप से बंगाली थे, ये बंगाली भाषा बोलते थे, इनका रहना सहना, कल्चर, बोलचाल, भाषा सब अलग था। तो होता ये था कि जब यहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ जाता था तो अब देखा जाए तो जा तो अपने देश में ही रहा है ना भाई, पाकिस्तान से पाकिस्तानी तो जा रहा है ना, देश तो एक ही है। लेकिन बड़ा भेदभाव होता था, इन लोगों के साथ बड़ा भेदभाव होता था। इनको बड़ा ही अलग तरीके से इनके साथ ट्रीट किया जाता था, बंगाली मानुष कहकर इन्हें चढ़ाया जाता था और इनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक के समान व्यवहार किया जाता था। इसलिए धीरे धीरे विद्रोह के स्वर मुखर होने लगे और अंत में होता ये है बच्चों कि विद्रोह इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर एक विद्रोही दल जन्म लेता है जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। बाद में मुक्ति वाहिनी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि इस पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करती है और जो हमारी प्रधानमंत्री रही माननीय इंदिरा गांधी जी, उनके शासनकाल में 1971 में एक युद्ध होता है और उस 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो जाता है और एक नया राष्ट्र बनता है जिसे हम जानते हैं आज बांग्लादेश के नाम से। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान का छोटा सा इतिहास हमने डिस्कस किया। तो पूर्वी पाकिस्तान ख़त्म हो गया और वो बन गया बांग्लादेश। आज बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं क्योंकि बांग्लादेश के बनने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका थी, भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इस तरीके से ये बन जाता है और इधर भारत आज़ादी प्राप्त करता है और उधर बनता है भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो उसे मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, देख लीजिए भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो देख लेते हैं ज़रा। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिख जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। आप देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में आपको दिखेंगे सबसे पहले अध्यक्ष, तो वो आपको दिखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके अलावा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री के रूप में आपको दिखाई दे रहे होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल, विधि मंत्री के रूप में भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, रक्षा मंत्री के रूप में सरदार बलदेव सिंह, खाद्य तथा कृषि मंत्री के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछता है
कि स्वतंत्रता के बाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या पद था, तो खाद्य तथा कृषि मंत्री थे। मौलाना आज़ाद को हम देखें तो ये शिक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री हैं। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री हैं। CH भाभा वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। प्रश्न पूछा जाता है भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो वो यही हैं राजकुमारी अमृता कौर, ध्यान रखना, स्वास्थ्य मंत्री। इसके अलावा वित्त मंत्री थे RK षणमुगम चेट्टी। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कार्य तथा खदान ऊर्जा मंत्री हैं NV गॉडगिल। और ये था बच्चों भारत का पहला, आज़ादी के बाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो ये टॉपिक आज हमारा पूरा खत्म होता है बच्चों। आज ये हमारी लास्ट क्लास थी बच्चों, ये पूरी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ इस पूरी वीडियो सीरीज़ में आपको बहुत कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल एक लाइक इस वीडियो के लिए बनता है। और अब हम यहाँ से नई सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं आपसे मिलूँगा जल्दी ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।